चलिए, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि तरल यांत्रिक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, शौर्य भारत आप सभी के लिए लेके आया है 33% डिस्काउंट। कोई भी अगर आप ऐप के ऊपर शौर्य का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ऑफ मिलेगा। और ये नवरात्रा स्पेशल ऑफर है जो कि 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक है। ठीक है, चलिए। कल की क्लास में क्या किया था लास्ट? ओके, लास्ट अपन ने किया था डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के बाद मैंने आपको बोला था जो नया अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि फ्लोटिंग का लॉ क्या होता है, तैरने का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित घनत्व। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है आरडी से। किससे? आरडी से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना। हम बोलते हैं ना कि मेरी स्पीड 10 है उसके रिलेटिव, मेरी स्पीड 5 है उसके रिलेटिव। दो कार अगर चल रही है, एक 10 से चल रही है, एक 20 से चल रही है, तो थर्ड पर्सन के लिए उन दोनों की स्पीड 10 और 20 है, बट उनकी आपस में स्पीड अलग अलग है। अगर वो वाला कार उसके रेफरेंस में बोलेगा तो बोलेगा मैं 10 पे हूँ। क्लियर? तो रिलेटिव का मतलब होता है आप किसी से कंपेयर कर रहे हो। और यहाँ पर जो दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं? डेंसिटीज़। यहाँ पर क्या चीज़ की कंपेयर हो रही है? डेंसिटी। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि रिलेटिव डेंसिटी एक तरीके का रेशियो है। क्या है? रेशियो। और रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है। कभी आपने देखा है मास और वॉल्यूम का रेशियो अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ का रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का होता है। अनुपात जो होता है वो एक ही राशि का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये किसका रेशियो है? डेंसिटीज़ का। किसका? डेंसिटीज़। अच्छा, डेंसिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो डेंसिटीज़ की यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी, तभी तो ये रेशियो निकालेंगे। तो ये जो दो डेंसिटीज़ यहाँ पर होती हैं वो किस किस की होती हैं? एक तो कोई भी अननोन बॉडी, मुझे नहीं पता वो सॉलिड कौन सा है, एक आयरन की बॉल है, स्टील की बॉल है ना, वुड की बॉल है, कुछ भी हो सकता है। एक तो उसकी डेंसिटी जो मुझे अननोन है, जिसके बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ। बट एक डेंसिटी ऐसी है जिसको मैं जानता हूँ, जो किसकी डेंसिटी है? वाटर की। किसकी है? वाटर की। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर रेशियो किसका निकालना है? इन दोनों डेंसिटीज का, जिसमें एक डेंसिटी तो फिक्स है, किसकी है? जो, और ये डेंसिटी किसकी है? जो कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को मर्ज करूं तो क्या मैं आरडी का फॉर्मूला लिख सकता हूं? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 4 डिग्री पर? बताओ, निकाली थी 1000 kg पर। बट अगर आप इसको किस में लिखोगे? ग्राम में लिखोगे तो 1 ग्राम पर। अगर आप ये डेंसिटी ग्राम में ले रहे हो तो आप इसको 1 लिखोगे। अगर आप ये सब केजी में ले रहे हो, एसआई में ले रहे हो तो 1000 लिखोगे। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये जो बॉटम है ये अब आपका फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ वाटर ही क्यों लिया, जो अपना डिनोमिनेटर है नीचे? उसका रीज़न है हम इससे समझते हैं कोई चीज़ कैसे तैरती है। फ्लोटिंग जो होती है हम ज़्यादातर किससे देखते हैं? पानी के अंदर ही देखते हैं। तो अब आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, तो यहाँ पर हम किसी की भी डेंसिटी किससे कंपेयर कर रहे हैं? पानी से। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की डेंसिटी 2000 है और पानी की हम कितनी ले रहे हैं? 1000, तो ये पानी से कितने टाइम ज़्यादा है? तो इसका आरडी कितना हो गया? ठीक है। तो आरडी एक तरीके का नंबर है, वो आपको ये बताता है कि अगर किसी का आरडी 10 है, इसका मतलब वो वाटर से 10 गुना उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर किसी का आरडी 0.9 है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी वाटर की कितने टाइम्स है? 0.9। अगर इसकी डेंसिटी 5 है, आरडी 5 है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी से 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि 5000 है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अच्छा, यहाँ से एक और फॉलोअप क्वेश्चन आएगा कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या है? कोई बताएगा? यूनिटलेस। दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्यों? वेरी गुड, इट्स अ रेशियो। मैंने फर्स्ट लाइन में बोला है इट्स अ रेशियो। अनुपात हमेशा एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, और नंबर की ना तो कोई यूनिट होती है ना ही डायमेंशन। अगर वैसे समझना है तो ऐसे समझ लो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, दोनों ही डेंसिटी है ना, भली वो किसी की भी हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है?
डेंसिटी की यूनिट से कट जाएगी, तो ना तो इसकी कोई यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट डायमेंशन में भी पूछा जा सकता है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कैसी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब जो मेन यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, आपको आरडी निकालने के लिए दे दें तो आपको वो क्या बोलेंगे, एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी इतनी है, बताओ इसका आरडी कितना है। तो आपको ये देखना है कि ये 1000 तो फिक्स है, उसकी बस आपकी डेंसिटी को किससे डिवाइड करना है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जो है उसका आरडी आपको दिया हुआ है 7.8, ठीक है, इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं। एक बॉडी जो है उसका आपको डेंसिटी दिया हुआ है 7.8 ग्राम पर सीसी। अच्छा, सीसी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब को लिखने का अलग तरीका है ना। कई बार आगे जाके आपको क्वेश्चन में कहीं पर आपको अगर सीसी दिख जाए तो सीसी का मतलब कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर क्यूब को ही बोलते हैं। गाड़ियों के अंदर जो इंजन जो होती है ना, इंजन की सीसी होती है, अपन पढ़ते हैं ना 150 सीसी 100 सीसी की गाड़ी है मेरी, वो सीसी क्या होती है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम, जिस सिलेंडर में वो पिस्टन जो घूम रहा है। तो सीसी इज बेसिकली सेंटीमीटर, सी का मतलब क्यूब, क्लियर है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या होता है, सीसी हमारा वॉल्यूम ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर किसी बॉडी का डेंसिटी कितना है 7.8 ग्राम पर सीसी है, तो मुझे बताओ इस बॉडी का आरडी कितना होगा, 7.8 ही होगा, ग्राम राम नहीं होगा, क्योंकि आरडी की कोई यूनिट नहीं होती। अब इसमें आपको 1000 से डिवाइड नहीं करना है, क्यों, बिकॉज यूनिट देखनी है, यूनिट किसमें है, और जब ग्राम में होती है तो आपको नीचे किससे डिवाइड करना है, 1 से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आरडी कितना हो जाएगा, तो ये बस ध्यान रखना है आपको कि आरडी की कोई यूनिट मत लिख देना, यहाँ मत लिख देना केजी पर या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे हम समझते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ कैसे तैरती है और उसमें आरडी का क्या रोल है उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है, अगर किसी बॉडी का आरडी 1 से ज़्यादा है। सेकंड केस हम पढ़ेंगे, अगर किसी बॉडी का आरडी 1 के बराबर है। और तीसरा केस पढ़ते हैं, अगर किसी बॉडी का आरडी 1 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ जब आरडी 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। आप खुद बताओ, अगर आपकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी उस मटेरियल की तो वो ऑटोमेटिकली उसमें डूबेगा, कोई चारा नहीं है कि वो उसमें तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है, वो हैवी है। तो वाटर के अंदर आप उसको डालोगे तो वो क्या करेगा, सिंक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंक। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। सेकंड आ जाओ, क्या है, 1 कब होगा, जब उसकी डेंसिटी किसके बराबर होगी, वाटर की डेंसिटी के बराबर होगी। इस केस में क्या होगा, फ्लोट करेगा, बट कैसे करेगा, जस्ट उसके लेवल के नीचे, ना तो ये डूबने में आएगा ना ही इससे बाहर जाएगा, जस्ट उस लेवल के नीचे ये क्या करेगा, तैरेगा। क्यों तैर रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बराबर है। क्लियर है सभी को, मतलब आपको ऊपर कुछ नहीं दिखेगा इसके, ठीक है, और ये नीचे भी कुछ नहीं दिखेगा, ये इसके जस्ट लेवल के नीचे तैरेगा। तो इसको फ्लोटिंग बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, बट इसका नाम क्या देंगे, इसको बोलते हैं फुली इमर्ज्ड। फुली इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से तैर रहा है, हम बोलेंगे इसको फुली इमर्ज्ड। फुली इमर्ज्ड का मतलब होता है पूरा का पूरा ये उसके अंदर डूबा हुआ है। डूबा मतलब ऐसा नहीं कि नीचे गया हुआ, पूरा का पूरा पानी के अंदर है बट तैर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फुली इमर्ज्ड, ठीक है। यानी कि फुली बॉडी जो है वो इसके अंदर तैर रही है, ठीक है। अब जब मैं फुली की बात कर रहा हूँ तो मैं इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इस सॉलिड का जितना भी वॉल्यूम है वो पूरा पानी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चंस अभी बनेंगे। तीसरा क्या है, आरडी 1 से कम, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। फॉर एग्जाम्पल 800, 700, 900, ये 1000 से सब क्या है,
कम है, तो इनका आरडी 1 से कम ही आएगा। इस केस में बताओ क्या होगा, क्या वो तैरेगा? हाँ बिल्कुल तैरेगा, पर वो ऐसे नहीं तैरेगा, उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहेगा और कुछ हिस्सा पानी के बाहर रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्लोटिंग। पार्शियल फ्लोटिंग हिंदी में बोलते हैं आंशिक रूप से तैरना। पार्शियल का मतलब होता है कि ना तो वो पूरा डूबा है ना वो तैर रहा है, उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर है। अब जब मैं बोलता हूँ कुछ हिस्सा, यानी कि किसका हिस्सा? टोटल इसका अगर वॉल्यूम V है, किसका वॉल्यूम? बॉडी का। तो बॉडी का हो सकता है 2/3 हिस्सा अंदर हो, बचा 1/3 हिस्सा बाहर हो सकता है हाफ अंदर हो हाफ बाहर हो। अब वो हमें देखना है कि वो कितना होता है, कितना हिस्सा वॉल्यूम का डूबता है, कितना हिस्सा बाहर रहता है, वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम आरडी की हेल्प से ही निकालते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सुनना बहुत अच्छे से। आप इस बॉडी का आरडी निकाल दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको एक मिलेगा डेटा परसेंटेज में। किस में मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी का आरडी 0.6 है, तो परसेंटेज में कितना हो गया? 60%। अब वो 60% किसका? ऑफ टोटल वॉल्यूम, जो उस बॉडी का आयतन था, पूरा जो बॉडी का आयतन V था, उस V का कितना प्रतिशत? 60% बॉडी का सिंक रहेगा। सिंक यहाँ पर मतलब है पूरा डूबेगा नहीं, मतलब पानी के अंदर रहेगा, इमर्ज रहेगा। और बचा हुआ 40% हिस्सा, बात समझ में आ गई? तो जिसका आरडी 1000 के पास है, अब मुझे खुद बताओ, अगर किसी की डेंसिटी अगर 900 है और किसी की डेंसिटी अगर 100 है, तो अब दोनों का पैटर्न समझ सकते हो आप। जिसकी डेंसिटी 900 है, इसका मतलब कितना हिस्सा डूबेगा? 90%। 90% पानी के अंदर, 10% बाहर। ये वाले में क्या डिफरेंस रहेगा? 10% डूबेगा, बाकी सारा। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, जो आपको यहाँ से समझना है कि कितने परसेंट पानी के अंदर बॉडी डूबती है। अच्छा, ये जो मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, ये किसका है? टोटल वॉल्यूम का। अगर समझ लो बॉडी का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 60% किसका है? 100 का। अगर उसका वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 60% किसका है? 120 का। तो ये 60% डिफाइनिंग कैसे करेंगे? टोटल वॉल्यूम का। जो भी इस बॉडी का वॉल्यूम है उसका 60% डूबेगा, 40% ऊपर रहेगा। क्लियर है? अब इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, वो आया है रिलेटेड टू आइस, यानी कि बर्फ। बर्फ का पूछते हैं कि बर्फ जो है उसका कितना हिस्सा डूबता है, कितना हिस्सा तैरता है। ठीक है, मतलब बाहर रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आइस। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो लगभग होती है 900। कितनी होती है? 900 kg/m3। ऑल्दो ये पानी से ही बनती है, पर जब हम बर्फ़ को सॉलिड, मतलब पानी को सॉलिड बना देते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में कर लेते हैं, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी के कंपैरिजन। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री है वो, क्यों डेंसिटी कम हुई, अभी हमें उस पर बात नहीं करनी है। बट ये ध्यान रखना, बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताऊँगा। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा केस लगेगा इसमें? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड। यानी कि जब हम बर्फ़ को पानी में डालेंगे तो वो इस तरीके से तैरेगी कि कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, कुछ हिस्सा पानी के बाहर। और अभी हमने निकाल के देख भी लिया था। तो आप मुझे बताओ कितना हिस्सा बर्फ़ का अंदर रहेगा? 90%, है ना? 90% पानी के अंदर और 10% बाहर। अभी मैंने आपको ये लगभग बोला है, तो कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिलेगा 89% और 11%। तो आप कंफ्यूज मत होना कि डेटा कैसे अलग हो गया, मैंने अप्रॉक्स बताया है। तो अगर आप 90% नहीं मिल रहा आपको ऑप्शन में, तो 89 मिल जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 89% इसका पानी के अंदर है और बाहर कितना है? अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि जो टाइटैनिक मूवी के अंदर आइसबर्ग, आपको पता है ना, आइसबर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसबर्ग जो समुंदर के अंदर बर्फ़ के जो टुकड़े जो तैरते हैं, अब वो आइसबर्ग छोटे छोटे आइस की क्यूब जैसे नहीं होते, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आइसबर्ग की दिक्कत क्या होती है? बिकॉज इसीलिए जो आपके शिप्स होते हैं वो इस पोजीशन पे जाने से अवॉइड करते हैं जहाँ पर बर्फ़ हो पानी के अंदर। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको समुंदर के ऊपर वो बर्फ़ दिख रही है इतनी सी, कितनी दिख रही है, बट इन एक्चुअलिटी ये बर्फ़ इतनी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कितना हिस्सा दिख रहा है आपको?
बात समझ रहे हो? अब ये मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हो सकता है ये 10% हमारी बिल्डिंग जितना हो। मैं आपको बस अभी डायग्राम के रूप से बता रहा हूँ, बट आइसबर्ग बहुत बड़े बड़े होते हैं। 10% हो सकता है इस बिल्डिंग की जितना 10% ही दिख रहा है आपको, तो आपको तो वो बहुत बड़ा दिख रहा है, बट आपको ये नहीं पता है कि वो सिर्फ 10% है। नीचे कितना है? इसका 90% है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ ना, 89, 88 जो भी है, तो इसके नीचे वो कितना है, समझ रहे हो? अब ये तो चलो थोड़ी पिरामिड शेप नहीं होगा, शेप तो कैसे भी हो सकती है, इरेगुलर होते हैं आइसबर्ग, हो सकता है वो इस तरीके से फैला हुआ हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको दिख तो यहाँ से रहा है, बट इसका बेस यहाँ तक है, तो शिप जब यहाँ तक पहुँचेगा हो सकता है ये टकरा सकता है, तो आपको अंदाज़ा लगाना बहुत 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 मुश्किल है। तो इसीलिए टाइटैनिक मूवी में यही हुआ था, उन्होंने एक आइसबर्ग को देख तो लिया था, बट वो थोड़े से लेट इसलिए हो गए थे और उन्होंने उससे टकराए नहीं थे, वो ऊपर से नहीं टकराए थे। आपने अगर देखिए तो वो साइड में उन्होंने ले ली थी, उनको लगा हम बच गए, बट उनको ये नहीं पता नीचे से उसकी एक साइड उसके टच हो गई और वो छोटा सा एक लीक बहुत बड़ा बन गया। तो वही दिक्कत होती है कि ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, नीचे इतना बड़ा हिस्सा, इसलिए आइसबर्ग से काफ़ी डरते हैं जब शिप चलाते हैं, बिकॉज उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो आइसबर्ग, चलो अभी तो एक है, ऐसे 4-5 हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितने डीप हैं, कितने ऊपर हैं, कितने आगे आए हुए हैं, कितने पीछे हैं, नॉट पॉसिबल। तो वो कहीं से भी टकरा सकता है शिप के नीचे से, तो इसलिए ऐसी लोकेशंस पे शिप जाते भी नहीं ज़्यादातर, ठीक है? वो तो वहाँ मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया या वो तैरते तैरते आ जाएँ आइसबर्ग, तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि समुंदर की गहराई आपको पता है कितनी ज़्यादा होती है, तो वो सिंक तो कर ही नहीं सकते, तो वो तैरते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया सभी को? तो ये आइसबर्ग का एक मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, आप चाहो तो घर जाके देख सकते हो। कांच के ग्लास में आप एक आइस का क्यूब डाल के देखना पानी के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि काफ़ी कम हिस्सा पानी के बाहर रहता है, मैक्सिमम कहाँ रहता है, अंदर रहता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी शेप कैसी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी शेप होगी उसके वॉल्यूम का 90% या 89% अंदर होता है और 11% ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये आइस वाला क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, कितना परसेंट वॉल्यूम का अंदर और बाहर रहता है, ठीक है? तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा? आरडी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें हमने देखा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग से ये कैसे लिंक करता है, कब तैरेगा, कब नहीं तैरेगा, पार्शियल कब तैरेगा, उसके लिए आरडी की क्या कंडीशन है मैंने आपको समझा दी, ठीक है? अगर किसी का डेंसिटी 12,000 है, क्या होगा ये? तैरेगा या डूबेगा? डूबेगा, 100% ये डूबेगा। तो जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो हमेशा डूबेगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज लॉ पढ़ा है सबने? हिंदी में भी आर्किमिडीज ही बोलते हैं, आर्किमिडीज भी बोलते हैं। अच्छा, किसी को आइडिया है क्या होता है ये? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी। आर्किमिडीज ने भी तैरने को समझाया था, अब इसको भी हम समझेंगे। पहले आर्किमिडीज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या किया था। उससे पहले मैं इस पे जाने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो एक तरीके का फोर्स होता है, उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। हिंदी में उत्क्षेप बल बोलते हैं, है ना? तो बॉयंसी फोर्स जो होता है वो एक तरीके का फोर्स होता है जो फ्लूइड लगाता है हमेशा कोई भी बॉडी जो उसके अंदर आ रही है, यानी कि ये कोई फ्रिक्शन फोर्स या फिर ये कोई एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स नहीं है, ये फोर्स फ्लूइड ऑफर करता है, ये बॉडी को अपने अंदर जाने से रोकता है। यानी कि बॉयंसी फोर्स वह फोर्स होता है, अगर आप किसी चीज़ को, इस बॉल किसी भी चीज़ को अगर आप अंदर डालोगे तो ये खुद फ्लूइड उसको बाहर की तरफ धक्का देता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, ये कहाँ होती है? जिस दिशा में वो बॉडी चल रही है उसके अपोजिट। समझो ये बॉडी जा रही है नीचे, अब ये डूबेगी, 100% पता है ये डूबेगी, और लेट्स से ये 10 की स्पीड से जा रही है नीचे, बट अगर ये बॉयंसी फोर्स लग रहा है तो वो उसकी स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड कर देगा। बात समझ रहे हो? ऑल्दो वो उसको रोक नहीं पा रहा, बट वो उसको स्लो कर सकता है। आप देखते ही हो ना, पानी में जब कोई चीज़ डूबती है, एक हवा में किसी चीज़ को मैं फेंक रहा हूँ और एक पानी में फेंक रहा हूँ, दोनों में वो डूबेगी, दोनों में वो नीचे आएगी, बट हवा में काफ़ी तेज आ रही है, पानी में काफ़ी धीरे जा रही है। इसका रीज़न, वो बॉयंसी फोर्स उसको क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ पर वो उसके फोर्स से, उसके वेट से ज़्यादा हो जाएगा, वो उसको डूबने
नहीं देगा, वो उसको उतार के बाहर की तरफ फेंकेगा या फिर उसको एक पॉइंट आके वो स्टेशनरी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था आंशिक रूप से तैरना, पार्शियल फ्लोटिंग, इसका मतलब क्या है, ब्योंसी फोर्स उसके वेट से ज़्यादा हो गया। इसीलिए हम लॉ ऑफ फ्लोटिंग को इस रेफरेंस से भी समझते हैं, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, ठीक है। अब ये ब्योंसी फोर्स कितना है, किस पे डिपेंड करता है, ये हमें इस प्रिंसिपल ने या इस लॉ ने हमें बताया है। दैट्स वाई दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी वस्तु पर ये वाला फोर्स कितना लगता है और ये किस पे डिपेंड करता है, वो हमें ये लॉ हमें समझाता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये है क्या। तो हमारा मेन एम क्या है, इस फोर्स की वैल्यू निकालना कि ये फोर्स कितना होता है और किस पे डिपेंड करता है। तो आर्किमिडीज ने क्या किया था, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया और इसमें एकदम ऊपर तक, टॉप तक पानी को भर दिया। क्या कर दिया, वाटर को भर दिया, यानी कि इसमें अगर एक बूंद और डालोगे ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर एक हल्की सी ट्यूब लगाई और यहाँ पर एक दूसरा बीकर, एक बर्तन रख दिया, ठीक है। यहाँ तक अभी इसमें पानी नहीं आ रहा बिकॉज एकदम लेवल पे पानी है। अब जैसे ही थोड़ा सा इसमें लेवल ऊपर बढ़ेगा तो पानी ओवरफ्लो के इसके थ्रू आके इस बीकर में जमा हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक बॉडी ली, क्या ली, एक बॉडी ली, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है, ठीक है। अब वो बॉडी है, उसका वॉल्यूम कितना है, V है, लेट्स से वॉल्यूम V है। अच्छा, ये जो हम फ्लूइड ले रहे हैं इसकी डेंसिटी ले लेते हैं रो, इसको अलग से लिख लेते हैं। रो यहाँ पर किसकी डेंसिटी है, फ्लूइड की, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, V यहाँ पर क्या है, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम, ठीक है। जो बॉडी में इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इमर्ज कर रहा हूँ। अब ये बॉडी को मैंने इसके अंदर इमर्ज किया। अब जैसे ही ये बॉडी इसके अंदर गई, अच्छा लेट्स से अभी इसका हवा में मैंने वेट किया, क्या किया, भार नापा। तो लेट्स से इसका वेट था कुछ W, कितना था, वेट पता है ना, mg, ये अभी एयर में नापा है। अब जैसे ही मैंने इस बॉल को इसके अंदर डाला तो ये जैसे ही मैं इसके अंदर इसको इंसर्ट करूंगा तो अगर ये बॉल इसमें जगह बनाएगी तो अपने आसपास के पानी को ये हटाएगी, तो वो वाटर की वजह से इसका लेवल बढ़ेगा और वो लेवल बढ़ने से वाटर इस पाइप के थ्रू होके यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है सबको। ये वाटर कौन सा वाटर है, जो पानी इसने हटाया है, क्लियर है। अच्छा, अब जब मैंने इसको पानी में डाला तो इसका वेट हो गया W, कितना हो गया, ऑब्वियसली बात है ना, जब हमने इसको पानी में डुबाया तो इसका वेट बदल जाएगा क्योंकि वो हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। तो इन दोनों वेट में बात समझ में आ रही है, ये कौन सा है, WA एयर के अंदर, ये कहाँ पर है। तो जब मैंने इसको इसमें डाला तो मैंने देखा कि इसका वेट कम हो गया, तो वेट में क्या आई, कमी आई, वेट का जो डिक्रीमेंट हुआ है तो वही हमारा बेयोंसी फोर्स है। मेरी बात सुनना, 100 न्यूटन से कोई चीज़ नीचे जा रही है और आगे जाके उसका वेट हो गया 80 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, किसी ने अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगाया, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जब ये हवा में इसका भार WA था, जब मैंने पानी में डाला तो भार कितना हो गया, WW हो गया। तो ये जो भार में कमी आई है, जो ये वेट में लॉस हुआ है, यही तो वो बेयोंसी फोर्स है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। बिकॉज वेट भी तो फोर्स ही होता है। तो जितना वेट में लॉस हुआ है, जैसे 100 था अब कितना हो गया 80, इसका मतलब बेयोंसी फोर्स कितना है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये बेयोंसी फोर्स क्या होगा, जितना वेट में लॉस हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो हमने यहाँ पर पानी इकट्ठा किया है, हम इसका वेट मशीन पर रखते हैं और इसका वेट नापते हैं। क्या करते हैं, वेट नापते हैं। और मुझे एक बात बताओ कि जितना ये यहाँ से इसने पानी हटाया उसका जो ये वेट होता है, ये वही वेट का लॉस है। बात समझ में आ रही है। बेयोंसी ने क्या बोला कि ये जितना वेट का लॉस हुआ है, वो जो पानी जो निकला है उसका जो वेट है वही वो लॉस है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ, लेट्स से इसको डैश लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो लेट्स से इसका वेट कितना है, W डैश। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, बिकॉज हमें नहीं पता ना लॉस कितना है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे, हम तो इसको तो नाप सकते हैं ना। अब जितना पानी इसमें निकला है, इसका जो वेट है वही असल में क्या है, बेयोंसी फोर्स है। ऑटोमेटिकली समझ में आ गया ना। अब मुझे बताओ, क्या इसका वेट नापना मेरे लिए मुश्किल है क्या। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। m क्या है, इसका मास, किसका, फ्लूइड का। अच्छा, इसमें कितना पानी आएगा, कितना वॉल्यूम का पानी आएगा, जितने वॉल्यूम का ये सॉलिड है या बॉल है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेट है, अब वो क्या निकालेंगे, mg। अच्छा, m का फॉर्मूला क्या होता है, ρv।
बात समझ में आ रही है ना? m को चेंज किस में कर दिया? डेंसिटी इनटू, अच्छा डेंसिटी किसकी है? वाटर की, बट v किसका है? यहां चेंज आता है। बात समझना मेरी, मैं आपको एंड वापस मिक्स कर मतलब बता दूंगा आपको फाइनल। पहले समझ लो कि यहाँ पर डेंसिटी किसकी आती है? जो आप फ्लूइड यूज कर रहे हो। वॉल्यूम किसका आता है? जो बॉडी आपने ली है। अब जरूरी नहीं है बॉडी पूरी डूबे, जरूरी नहीं है बॉडी पूरी की पूरी डूबे, हो सकता है बॉडी हाफ ही इसमें सबमर्ज करी हो। तो आप यहाँ पर कितना वॉल्यूम लोगे? जितना वॉल्यूम इसमें डूबा है। बात समझ में आ रही है? अभी हम पूरा वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज बॉडी पूरी सबमर्ज करी है। बिकॉज जितनी बॉडी डूबेगी उतना ही तो वो पानी बाहर निकालेगी। अगर वो पूरी डूबेगी तो ज़्यादा पानी बाहर आएगा, आधी डूबेगी तो कम आएगा। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम वो लेना है जितनी बॉल या जितना वो सॉलिड पानी में डूबा हुआ है। अगर वो पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम लेना है, अगर सिर्फ 2/3 डूबा हुआ है तो 2/3 लेना है, अगर हाफ डूबा हुआ है तो हाफ लेना है। बट डेंसिटी यहाँ पर सॉलिड की मत ले लेना। कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि डेंसिटी सॉलिड की भी तो होगी कुछ। डेंसिटी लेनी है, वॉल्यूम लेना है, और जी तो आपको पता ही है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये लास्ट इसमें आप लिख लेना जो आपको लिखना है। आर्किडायनेमिक्स प्रिंसिपल में आप सीधा ये लिख लेना कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को वाटर में डालते हैं तो उसके वेट का लॉस होता है, और वो जो वेट का लॉस होता है वो हमारा बेयोंसी फोर्स होता है, और वही हमारा W डैश होता है। तो आप छोटा सा यहाँ डायग्राम बना लेना, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से इमर्ज्ड है बॉल, और यहाँ पर ये वाटर जो कलेक्ट हुआ है इसका वेट कितना है? W डैश है। तो यहाँ से हमारा फाइनल FP कितना आएगा? रो V इनसाइड, इनसाइड यानी कि जितना पानी के अंदर है इनटू G। सो दिस इज आर्किडायनेमिक्स प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि किसी बॉडी पर बेयोंसी फोर्स कितना लगता है। अब मुझे बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है बेयोंसी फोर्स? डेंसिटी किसकी, और कितना डूबा हुआ है, और जी आपको पता ही है। तो इसीलिए किसी का अगर आपको निकालना है कि वो कितना बेयोंसी फोर्स लगाएगा तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आप किस बॉडी को उसमें डाल रहे हो, और दूसरा उसका डेंसिटी कितना है। किसका? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये किसका है? फ्लूइड का। किसका है? अगर आपसे ये पूछ ले कितना वेट में कमी आई है तो वो भी यही है। बाहर में जो कमी आई है वो भी तो यही है ना? तो वेट लॉस भी आप बता सकते हो, और आप चाहो तो उसको बेयोंसी फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे वहाँ पर, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ से मैं ये दो ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ। FV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनसाइड, FP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। G बढ़ेगा तो क्या होगा? रो बढ़ेगा तो क्या होगा? V बढ़ेगा तो क्या होगा? तीनों कैसे बढ़ेगी? सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सरफेस पे है तो G बदलेगा नहीं, पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं G भी बदलता है ना। मून पे भी G अलग होता है, अर्थ पे G अलग होता है, तो भी बदलेगा, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग था, तैरने का जो सिद्धांत था, हम आर्किडायनेमिक्स के लॉ से भी समझते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग था मैं एक बार फिर समझाता हूँ आर्किडायनेमिक्स के सिद्धांत से। पहला केस, अगर बॉडी का वेट, अच्छा पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर एक बॉल है, ये नीचे जो जा रहा है ये इसका वेट W है, और जो बेयोंसी फोर्स लग रहा है इस पे वो W डैश है। आप उसको भूल जाओ, ये एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब ये बॉडी नीचे जा रही है, खुद के वेट से नीचे जा रही है, बेयोंसी फोर्स क्या लग रहा है? W डैश। आप चाहो तो FB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें तीन केस आते हैं। पहला केस, अगर मेरा वेट बड़ा हुआ W डैश से तो क्या होगा? बॉडी डूबेगी, तैरेगी? डूब जाएगी। बॉडी का अगर भार बेयोंसी फोर्स से ज़्यादा हुआ तो बॉडी क्या करेगी? सिंक करेगी, ठीक है। तो ये हम सिंक कह देते हैं, ठीक है। सेकंड केस, अगर दोनों वेट बराबर हो गए तो फुली इमर्ज्ड फ्लोटिंग। और तीसरा, अगर आपका वेट कम हुआ बेयोंसी फोर्स से तो क्या होगा? पार्शियल फ्लोटिंग। बट यहाँ पर लिमिटेशन क्या है?
हम ये नहीं बता सकते कि कितना हिस्सा पानी के अंदर है और कितना हिस्सा पानी, वो हम किससे बता सकते हैं, आरडी से। बट हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि कोई बॉडी फ्लोट करेगी पार्शियली, तो इसीलिए आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से भी हम बता सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, बस यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। डब्ल्यू डब्ल्यू डैश में मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, डब्ल्यू डैश यहाँ पर बेयोंसी फोर्स को बोल रहा हूँ, उत्प्लवन बल को बोल रहा हूँ, और डब्ल्यू किसको बोल रहा हूँ, बॉडी के वेट को, ठीक है। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा, अभी याद कर लेना, बिकॉज डेरिवेशन तो अपन करेंगे नहीं। वेट का और आरडी का रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये कहता है कि लेट से एक फ्लूइड है और एक बॉडी है, इस बॉडी का जो हवा में वेट है वो है WA, और जब इस बॉडी को मैंने इस फ्लूइड में डाला तो वेट हो गया WW, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब यहाँ पर समझना, लेट से सॉलिड का RD हमें निकालना है। क्या निकालना है, इस ठोस का क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वैसे तो हमें पता है एक क्या होता है, उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बट यहाँ पर हमें अब डेंसिटी की टर्म में ना देके किस में बताना है, वेट के रेफरेंस में। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट इन एयर अपॉन वेट का जो लॉस होता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ आ जाएगा W। फॉर एग्जाम्पल किसी का हवा में वेट है 100 न्यूटन, पानी में लेके आए वेट हो गया 50 न्यूटन, तो जिस बॉल को आपने डाला है उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो क्या रखोगे 100 अपॉन 50, कितना आ जाएगा 2। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है 2000, हुआ ना, बात समझ में आ रही है। तो इससे हम लिंक करते हैं, बिकॉज ये इसके बराबर भी तो होता है। क्लियर है। तो ये तब है जब हमें अननोन बॉडी की क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। वापस समझ लो क्या किया, हवा में भार था उसका 100 न्यूटन, पानी में जब डुबाया तो वेट कितना हो गया 50 न्यूटन, इस फॉर्मूले में पुट किया तो कितना आया 100 अपॉन 50, 100 माइनस 50, तो आंसर कितना आ गया 2। RD कितना है इस बॉडी का 2, तो अगर इस बॉडी का RD 2 है तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो ये बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। क्या करेगी, देखने वाली बात है ना। तो ये अभी जब हमने लिया है तो रास्ते में लिया है, तो ऑब्वियसली बात है ये डूबना इसका तय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें एक और, वो क्या कहता है, लेट्स से आपके पास दो फ्लूइड है, ये है हमारे पास वाटर और ये है हमारे पास एक अननोन फ्लूइड। क्या है, अननोन, हमें नहीं पता ये कौन सा फ्लूइड है, कोई भी हो सकता है, एक वाटर है और एक अननोन फ्लूइड है। अब हमने वापस एक सॉलिड बॉल ली, इसको पहले वाटर में, अच्छा हवा में वेट कितना है, इसके अंदर जब भी मैंने इसको मर्ज किया तो वेट हो गया W, और जब इसके अंदर किया तो लेट से वेट हो गया WL। आई डोंट नो कितना है, बट कितना वेट हो गया WL, कम हो गया, पहले से तो कम ही होगा। अब ये पानी है या कोई और है पता नहीं, बट ये फिक्स है, ये पानी है। तो इस केस में हम जो निकालते हैं वो RD किसका निकालते हैं, अननोन फ्लूइड का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, सॉलिड का नहीं निकालते, सॉलिड का तो हम यही से निकाल सकते हैं। हमें अननोन फ्लूइड की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमें अननोन फ्लूइड का RD निकालना है, हमें इस फ्लूइड की डेंसिटी निकालनी है। क्लियर है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वेट का जो लॉस हुआ है लिक्विड में अपॉन वेट का जो लॉस हुआ है वाटर में। तो बताओ वहां पर कितना लॉस हुआ है, WA माइनस WL अपॉन WA माइनस। क्लियर है। एग्जाम्पल देता हूं, हवा में किसी का वेट है 100 न्यूटन, जब उसको वाटर में किया तो वेट आ गया 60 न्यूटन, और जब उसको अननोन लिक्विड में डाला तो वेट आया 40 न्यूटन। क्वेश्चन ये है इस अननोन लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी।
क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले आप निकालो RD कितना होगा। RD का फॉर्मूला क्या है, कितना लॉस हुआ लिक्विड में, कितना लॉस हुआ 100 माइनस 40 60, वाटर में कितना लॉस हुआ 40, कितना आ गया यानी कि 1 पॉइंट। तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई, सही है? तो कितना मुश्किल है, ठीक है। अभी हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना, अदरवाइज डेरिवेशन से हम कर सकते हैं इसको, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले वाला फॉर्मूला उस सॉलिड की डेंसिटी बता रहा था, नीचे वाला फॉर्मूला उस अननोन लिक्विड की डेंसिटी बता रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा स्पीड में चलेगा आई नो, बट हमारे पास टाइम कम है और आने वाले 2-3 दिनों में फिर मैं स्लाइड से पढ़ाऊँगा ताकि उससे अपना और टाइम बचेगा लिखने का, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी बाद में जाके तो संडे को भी मैं बुलाऊँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी नहीं, ऐसा नहीं कल बोल दो सर संडे को आना है क्या, जब मेरे को पड़ेगी ज़रूरत मैं आपको बुला लूँगा, ठीक है। और अपन वही चैप्टर्स करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी कुछ चैप्टर को हम स्किप करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो ये सारा का सारा जो अभी हमने पढ़ा है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लूइड जब स्टैटिक होता है, जब रुका हुआ होता है। तो हमने क्या क्या किया, प्रेशर, डेंसिटी, डेंसिटी के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी RD। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा आर्किडायनेमिक्स प्रिंसिपल, आर्किडायनेमिक्स प्रिंसिपल समझा ब्योंसी फोर्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उसके भी लॉ ऑफ फ्लोटिंग देखा, फिर उसके बाद हमने देखे ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले RD और वेट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो बाकी फिर अपन नया टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे और कल की क्लास में अपन इससे आगे चलेंगे जिसमें समझेंगे फ्लो जब होता है लिक्विड तो क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें मैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर वाला टॉपिक छोड़ रहा हूँ बिकॉज वो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज वो टॉपिक भी एक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर वो टॉपिक नहीं हुआ, मैं उन टॉपिक को भी करवा रहा हूँ जो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक और टॉपिक इसमें है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो अभी आपको वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।